साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्टिक्स फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ऑप्टिक्स से हर एक एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या साथ ही एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम्स हो। तो आज ऑप्टिक्स में से ही एक टॉपिक है जिसका नाम है लाइट, यानी कि प्रकाश। प्रकाश से महत्वपूर्ण चीजों को हम आपके साथ चर्चा करेंगे विद द फिगर के साथ। मैं आपको महसूस करवाऊंगा कि प्रकाश क्या होता है, इसका कौन कौन सी गुण आपको याद रखना चाहिए, जिसके माध्यम से जो एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है आप उसे आसानी से करके आ जाएंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विकास वास्टले आप सबको स्वागत करते हैं 15 मिनट शो में द ऑफिशियल एकेडमी के चैनल पर। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश क्या होता है और समझते हैं कि आपके एग्जाम्स में किस तरीका के सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलो साथी, अगर मैं बात बोलूं कि प्रकाश होता क्या है, तो आप जब भी लाइट को देखते हैं तो आपके मन में साथी एक सवाल उठ रहा होगा कि प्रकाश होता क्या है। साथी, जैसे हम बल्ब, जलती हुई बल्ब को देखें या सूर्य की प्रकाश को देखें या फिर किसी भी माध्यम से लाइट निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा विचार कीजिए कि प्रकाश होता क्या है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि प्रकाश सबसे पहले एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार के साथ ही ऊर्जा है जो अगर संचरित करती है। संचरित करने का मतलब है कि यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वो साथी तरंग के रूप में गमन करती है। अब ऊर्जा कैसे होता है थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं। साथ ही अभी ठंडे के मौसम है और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो सुबह सुबह आप नहीं कर पा रहे होंगे ठंडे के कारण। साथ ही ओस गिरने के कारण आपका हाथ जो है सिकुड़ जाता है और मन करता ही नहीं है कि हम कोई कार्य को करें, लेकिन फिर भी साथ ही हमें मजबूरी होती है कि हम उस कार्य को जरूर करें, क्योंकि बिना कार्य किए हुए साथ ही जीवन व्यर्थ हो जाता है। अपने अपने दैनिक जीवन में जो कार्य होता है लोग करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। तो साथ ही ठंडे के मौसम में आपका मन कार्य करने का नहीं होता है, यानी हाथ सिकुड़ा हुआ रहता है। लेकिन साथ ही कभी कभी आपने महसूस करा होगा कि जो साथ ही पीला वाला बल्ब जलता है उसके समक्ष अगर ले जाएंगे अपने हाथ को, तो उसके रोशनी से आपको ऐसा लगेगा कि एक एनर्जी मिल रहा है और साथ ही आपको लगेगा कि अब हम काम कर सकते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब है कि प्रकाश जो है साथ ही उससे जो लाइटें निकलती हैं उसे हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, और वो आपके अंदर साथ ही जैसे ही जाता है तो फिर आप काम करने के लिए आप तैयार हो जाते हो। यानी कि ये आपका लाइट क्या है साथ ही ऊर्जा देता है। क्या ऊर्जा देता है? लेकिन यही लाइट अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है तो साथ ही ये ऊर्जा के रूप में नहीं जाएगा, तब इसको जाने के लिए तरंग होना पड़ेगा, क्योंकि तरंग के रूप में तब गमन करती है। साथियों, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि तरंग आपका दो प्रकार के होता है, एक आपका यांत्रिक और दूसरा अयांत्रिक तरंग होता है। तो साथ ही इसमें जो आपका लाइट होता है अयांत्रिक तरंग होता है। अयांत्रिक तरंग कहने का मतलब है कि इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता साथ ही नहीं पड़ेगी। अगर माध्यम मिल गया तब तो अच्छी बात है, अगर माध्यम नहीं मिलेगा फिर भी साथ ही गमन कर पाएगी। दूसरा साथ ही याद रखना, अयांत्रिक तरंग का जो दूसरा नाम है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो साथ ही तरंग के रूप में होकर संचरित करती है। तो सबसे पहले ऊर्जा है, दूसरा संचरित किसके रूप में करेगी तो साथ ही तरंग के रूप में संचरित करती है। इस बात को ध्यान रखना। साथ ही जो लाइट होता है वो निर्वात में भी गमन करता है और किसी भी प्रकाशीय माध्यम में भी गमन करता है। अगर मैं माध्यम की बात करूं तो साथ ही ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। जैसे पानी एक द्रव माध्यम है, कांच ठोस माध्यम है, साथ ही खुले वायुमंडल जो है जिसे हम हवा कहते हैं वो आपको गैसों का मिश्रण है, यानी कि गैसीय माध्यम है। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रकाश है ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करती है। लेकिन उसके साथ साथ ठोस, द्रव, गैस तो ये माध्यम हो गया, लेकिन उसके साथ साथ प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। साथ ही हम निर्वात उस जगह को कहते हैं जहां पे ना तो हवा हो ना तो साथ ही पानी हो, साथ ही उस जगह को क्या कहते हैं? हम निर्वात कहते हैं। और निर्वात कोई माध्यम नहीं होता है, इस बात को मेरे प्यारे साथी समझना। निर्वात कोई माध्यम नहीं है, इसमें भी प्रकाश गमन कर लेती है। साथ ही अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे तीव्र गति से कहां पे गमन करती है, तो प्रकाश सबसे तीव्र गति से निर्वात में ही गमन करती है। साथ ही सबसे तीव्र गति से गमन करने का जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इसके स्पीड के बारे में सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने साथी बताया था। किसने? रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इन सब चीजों के बारे में आप याद रखना, वही बात लिखा हुआ गया है साथी कि प्रकाश निर्वात और जो भी पारदर्शी माध्यम है उसमें गति करता है। साथ ही प्रकाश सबसे ज्यादा अधिक निर्वात में गमन करती है, इस बात को ध्यान रखना। और एक मैं साथ ही आपको ट्रिक बताता हूं जिसके माध्यम से अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होता है याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा। साथ ही याद रखना, प्रकाश जो है सबसे ज्यादा गैसीय अवस्था में गमन करती है।
क्या गैसीय अवस्था में सबसे ज्यादा, उससे कम द्रव में और सबसे कम साथी ठोस में। अगर कोई ऑप्शन है और ऑप्शन ऐसा है जिसमें ठोस, द्रव और गैस आपको मालूम चल रहा है, तो साथी सबसे पहले लगाना प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा गैस में होगा, उससे कम द्रव में और सबसे कम साथी ठोस में होगा। ठीक है, अब साथी आगे जब बढ़ रहे थे प्रकाश की बातें, तो अब लोगों का एक मन में अवधारणा आ रहा था कि हम प्रकाश को क्या कहें, क्या हम प्रकाश की ऊर्जा के रूप में कहें। साथी क्या प्रकाश जो कार्य कर रहा है एक तो ऊर्जा है ही है, क्या प्रकाश हम तरंग माने या साथ ही प्रकाश को कण माने। लेकिन क्योंकि बात जैसे ही प्रकाश के आगे बढ़ते गया तो उसके बाद साथ ही पहले तो मालूम था कि तरंग के रूप में संचरित करता है, और हाइगन्स नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सिद्ध भी कर दिया कि प्रकाश तरंग के रूप में होती है और संचरित करती है। लेकिन साथ ही एक दकार्ते नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने बोला कि प्रकाश जो है कण के रूप में भी होता है, और उन्होंने संपूर्ण व्याख्या किया था कि कण के रूप में कैसे होगा, और उसी चीज को आगे बढ़ाने के जो कार्य किए साथ ही न्यूटन साहब ने करा। यानी कि आप कह सकते हैं एक तो प्रकाश कण होगा, दूसरा प्रकाश तरंग होगा हाइगन्स के अनुसार। तो आपसे सवाल पूछता है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया। साथ ही प्रकाश का कणिका सिद्धांत सबसे पहले दकार्ते नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने? दकार्ते ने। कब? 1637 ईस्वी में साथी इसका व्याख्या किया गया था, दकार्ते नामक वैज्ञानिक ने करा था, इस बात को साथी ध्यान रखना। उसके बाद में न्यूटन साहब आए, इसी को और विस्तार कर दिए, इसलिए न्यूटन साहब को कणिका मॉडल का श्रेय दिया जाता है। क्या अगर आपसे पूछा जाएगा प्रकाश का कणिका मॉडल का श्रेय किन्हें दिया जाता है? न्यूटन साहब को। क्यों? क्योंकि न्यूटन साहब ने इस मॉडल को विस्तार किया था, आगे बढ़ाया था और लोगों को बताया कि प्रकाश कण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसलिए श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। साथ ही उसके बाद तरंग की गति के बारे में जो सिद्धांत दिए थे उस वैज्ञानिक का नाम था हाइगन्स। क्या साथ ही उस वैज्ञानिक का नाम था हाइगन्स। याद रखिएगा 1678 ईस्वी में हाइगन्स नामक वैज्ञानिक ने भी सिद्ध कर दिया था कि प्रकाश जो होता है तरंग के रूप में गमन करती है। अब लोगों को कंफ्यूजन होना शुरू हो गया। साथ ही सबसे पहले लोग जानते थे कि प्रकाश ऊर्जा है। जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो लोग के मन में अवधारणा आया कि प्रकाश कण के रूप में गति करेगा, क्योंकि कणिका मॉडल आ चुका था। साथ ही उसके बाद कणिका मॉडल के बाद आया तरंग सिद्धांत। क्या आया? तरंग सिद्धांत, जो हाइगन्स नामक ने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में भी गमन करता है। अब लोगों का कंफ्यूजन होने लगा कि हम प्रकाश को कण के रूप में माने या प्रकाश को हम तरंग के रूप में माने। अभी कंफ्यूजन बहुत लंबे समय तक चलता गया। तो जो वैज्ञानिक न्यूटन को अच्छे मानते थे, जो लोग, उनको साथ ही उन लोगों ने मानना शुरू किया कि प्रकाश कण के रूप में गति करता है। और जो साथ ही हाइगन्स को मानते थे उस समय, उन वैज्ञानिकों ने उन व्यक्तियों ने उन वैज्ञानिकों का जो सिद्धांत था तरंग सिद्धांत, उन पे मानना शुरू कर दिया कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करेंगे। ये बात आगे बढ़ती गई साथ ही। और जब उसके बाद क्वांटम फिजिक्स आया तो ये बातें क्लियर हुआ। लेकिन उससे पहले मैं इस फिगर पर साथी आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं, एक बार इस फिगर पे फोकस कीजिए। ये साथी जो प्रकाश है पार्टिकल्स के रूप में है। क्या यहाँ पे आप देख रहे हो पार्टिकल्स के रूप में है, कण के रूप में है, और यहाँ पे जो गति कर रहा है साथी वेव के रूप में गति कर रहा है। क्या वेव के रूप में गति कर रहा है। इस बात को साथी इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि ये प्रकाश का पार्टिकल्स है, ये प्रकाश का वेव है, और दोनों तरीका से साथी चीजों को सिद्ध किया गया था। लेकिन लोग कंफ्यूजन में अभी भी थे। ये हम आपका भी कंफ्यूजन दूर करते हैं। साथी क्या आप जानते हैं कि प्रकाश दोनों तरीका से कार्य करता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो साथी सेशन को लाइक करिएगा ताकि हमारा और उत्साह बढ़ सके। नेक्स्ट क्लास में आप किस टॉपिक पर साथी वीडियो चाहते हैं वो भी करके बताइएगा। अभी कहीं जाना नहीं है, अभी साथी और इसमें फैक्ट्स बचा हुआ है। ये साथी आगे बढ़ते हैं। जब साथी लोगों को मानना शुरू हुआ कि प्रकाश तरंग के रूप में है, कुछ लोग मान रहे थे प्रकाश कण के रूप में है, उसी के बीच में साथी समय बीतता गया 1905 ईस्वी में बहुत प्रयास के बाद साथी आइंस्टीन साहब ने लाए क्वांटम सिद्धांत, और इसी क्वांटम सिद्धांत पर पूरा फिजिक्स टिका हुआ है, इसी सिद्धांत पर। और इस क्वांटम सिद्धांत में साथी आइंस्टीन साहब ने क्या समझाया कि आइंस्टीन साहब ने समझाया कि जो प्रकाश है ये दोहरी प्रकृति का होता है। साथ ही दोहरी प्रकृति कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश आपका ड्यूल नेचर का होता है, यानी प्रकाश कण के रूप में भी होगा और प्रकाश तरंग के रूप में भी होगा। इसी गुण को हम बोलते हैं दोहरी प्रकृति, ड्यूल नेचर कहते हैं। यानी कि जब क्वांटम फिजिक्स आया तो साथ ही जो असमंजस था लोगों का कि हम प्रकाश को तरंग मानेंगे, हम प्रकाश को कण मानेंगे, ये बिल्कुल ही दूर हो गया, और लोग मानना शुरू कर दिए कि दोनों वैज्ञानिक सही थे। न्यूटन साहब भी और हाइगन्स साहब भी दोनों सही थे। प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में गति करता है। साथ ही कण के रूप में कुछ कार्य करता है, कुछ कण के रूप में ही रहते हुए भी कार्य करता है, और कुछ तरंग के रूप में रहते हुए कार्य करता है। जैसे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो जब प्रकाश तरंग के रूप में होती है तब ये कार्य करता है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण की क्रिया होती है तब जब वो
तरंग के रूप में रहती है। साथ ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पालन करता है, क्रम्पटन सिद्धांत का पालन करता है। ये पालन तब करती है जब प्रकाश कण के रूप में रहता है। तो कुछ स्पेसिफिक कार्य था जो कण के रूप में रहते हुए करता है, और कुछ कार्य था जो तरंग के रूप में रहते हुए कार्य करता है। पूरा डिफाइन किया गया था क्वांटम फिजिक्स में। किसमें? क्वांटम फिजिक्स में। तो साथ ही आइंस्टीन साहब ने इसको पूरा दूर कर दिया, बोला कि जब प्रकाश कण के रूप में रहता है तो उस छोटे छोटे कण को हम क्या कहते हैं? साथ ही फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। साथ ही आप इस फिगर में देख सकते हो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने सिद्ध किया था कि प्रकाश कण और तरंग दोनों के रूप में गति करते हैं। इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था और जो रिजल्ट आया हमें वही एग्जाम्स में पूछा जाता है और याद वही रखना है। साथ ही ये तो पूरा क्लियर हो चुका कि प्रकाश कण के रूप में भी होगा, तरंग के रूप में भी होगा, और आपको भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन बोला गया कि जो प्रकाश सीधी रेखा में चल रही है हम उसे किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? तो जो प्रकाश सीधी रेखा में चल रही है हम उसे बोलेंगे रे, यानी कि किरण बोलेंगे, और किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। जब किरण आपस में मिल जाएगा तो उससे समूह जो बनेगा हम उसे किरण पुंज बोलेंगे। यानी कि अब हम लोग किरण पुंज के बारे में समझेंगे। साथ ही किरण पुंज 3 तरीका से बनता है। जब किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं तो हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जब किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होगा, साथ ही एक बिंदु पर मिलेगा, क्या एक बिंदु पर सभी दिशाओं से आकर मिलेगा, उसे अभिसारी कहते हैं। और जब एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाएगा हम उसे अपसारी कहते हैं। क्या कहेंगे? अपसारी। साथ ही इस फिगर में देख सकते हैं ये आपका पैरेलल बीम है, इसमें किरण एक दूसरे के समानांतर है और बीच का दूरी हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। साथ ही ये आपका डाइवर्जिंग बीम है, एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल गया, इसे साथ ही अपसारी कहते हैं। इसमें किरणों के बीच की दूरी बढ़ते चला जाता है। ठीक उसी तरीका से मैं बात करूं साथी, ये आपका एक किरण है जो सभी दिशाओं से आकर इस बिंदु पर मिल रही है, इसे हम कन्वर्जिंग बीम कहते हैं, और इसमें किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। इस बात को साथी ध्यान रखिएगा। अगर आपको फिगर सही दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, तो आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है साथी, अगर पूछा जाएगा कि समानांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल क्या है, साथी जो सूर्य से आता हुआ प्रकाश जो है ये आपका समानांतर किरण पुंज में आती है। अभी सारी किरण पुंज की बात करें साथी, तो जो ज्योमेट्री बॉक्स में एक छोटा सा लेंस होता था, अवर्धक लेंस कहते हैं, अवर्धक लेंस इसी के अंतर्गत आता है। अगर हम अपसारी किरण पुंज की बात बोले तो साथी यहां से देख सकते हैं टॉर्च, टॉर्च जो है ये आपका अपसारी किरण पुंज बनाता है। इस बात को ध्यान रखना। साथी अपसारी मतलब अब जो है सभी किरण पसर जाएगा, फैल जाएगा, उसे अपसारी कहते हैं। और अभी मतलब होता है केंद्र, और एक केंद्र पर सभी किरण आपस में मिल जाएगा, उसे अभिसारी कहते हैं। इस बात को साथी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथी, प्रकाश का प्रवर्तन। आप सभी जानते हैं प्रकाश किसी भी सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। जैसे साथी क्रिकेट के बॉल को किसी दीवार पर फेंकते हैं तो दीवार से टकराकर वापस आपके पास आ जाता है, तो आप बोलते हैं कि क्रिकेट के बॉल का परावर्तन हो रहा है। ठीक उसी तरीका से अगर प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस आती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। साथ ही चिकनी सतह में प्रकाश के परावर्तन का नियम लगता है, लेकिन परावर्तन रुखरी सतह से भी होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है साथ ही ये आपका सतह है, ये टॉर्च है, टॉर्च से लाइट निकला और लाइट निकलने के बाद साथ ही इस सतह से टकराया है और सतह से टकराने के बाद वापस लौट गया, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। साथ ही प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम्स होते हैं, आइए उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले 2 चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। साथ ही प्रकाश का परावर्तन जो होता है, एक आपका स्मूथ सरफेस से होता है जिसे हम चिकनी सरफेस कहते हैं, और एक आपका रफ सरफेस से होता है जिसे साथ ही रुखड़ी सतह कहते हैं। तो रुखड़ी सतह से होगा तो प्रकाश टकराने के बाद अनिश्चित दिशा में जाएगा, कुछ किरणें इधर जाएंगी, कुछ किरणें साथ ही इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन साथ ही जो चिकनी सतह है उसी प्रकाश टकराएगी तो एक निश्चित दिशा में वापस जाएगी। साथ ही इसे पढ़ते हैं परावर्तन, है ना, या इसे बोलते हैं नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथी? नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो उबड़ खाबड़ चीजों से हो रहा है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, यानी कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं सतह चिकनी है तो लाइट आई, टकराने के बाद एक फिक्स डायरेक्शन में चला गया। साथ ही रुखरा सतह है, लाइट आया और फिर टकराने के बाद सब बिखर गया, है ना, किसी भी डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में चला गया। यहां पे डायरेक्शन फिक्स नहीं है, लेकिन प्रकाश के परावर्तन का जो नियम लगता है इसी सतह पर लगता है, साथ ही चिकनी सतह पर लगता है, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश का नियमित परावर्तन। साथ ही जब प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। सबसे पहला नियम क्या होता है कि किसी सतह पर किरण आती है तो इस आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, टकराकर वापस लौट जाती है इसे परावर्तित किरण कहते हैं, जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और इस पर जो 90 डिग्री खींचा जाता है उसे हम अविलंब या नॉर्मल कहते हैं। तो पहला रूल्स यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक समतल में होता है। क्या होता है साथी? तीनों एक समतल में होता है, जो आप ये दूसरा नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है
देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है साथ ही कि परावर्तन कोण के मान हमेशा आपतन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि I बराबर R होगा। ये प्रकाश के परिवर्तन के नियम है, इस बात को साथ ही ध्यान रखिएगा। अब जरा फिगर से समझिए साथ ही, ये आपतित किरण है, वापस लौटकर जाने वाला परिवर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। और दोनों का मान प्रकाश के परिवर्तन के नियम से बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो साथ ही ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर साथ ही ये 7 डिग्री होगा तो भी कितना होगा, 7 डिग्री होगा। तो ये प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है, दोनों साथी आपको याद रखना था। बाकी साथी आज की क्लास में हम लोग इतना ही तक चर्चा करेंगे। मैंने आपको समझाया प्रकाश क्या है, गुण है, किरण पुंज के बारे में, और साथ ही इसका नियम के बारे में समझाया। इस सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर साथी सेशन अच्छा लगा होगा तो इस सेशन को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। साथियों इस क्लास में इतना ही तक। नेक्स्ट क्लास में आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं साथी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी जहां पर रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।